नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं एक 12th का फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि पूरा थ्योरी पार्ट मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर से मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं किया है दोस्तों। तो आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ। आज चैप्टर 1 का, क्लास 12th के चैप्टर 1 का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि पूछे जा चुके हैं सीबीएसई के क्वेश्चंस में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक बुक है दोस्तों, अरिहंत का है, सीबीएसई का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स है, जिसमें है फिजिक्स का है, क्लास 12th। ये बुक बहुत ही अच्छी है दोस्तों, आप लोग इसको खरीद खरीद सकते हैं। दिस बुक इज लाइक क्वेश्चन बैंक, मतलब जिसमें 10 साल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सीबीएसई के। तो फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने मार्क किया है कुछ अच्छे क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चंस को बनाना कैसे, अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूं। 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance d apart as shown in the figure. The electric field intensity is 0 at a point P on the line joining them as shown in the figure. Write two conclusion that you can draw from this. मतलब दोस्तों यहाँ देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, और बोल रहा है यहां से थोड़ी डिस्टेंस d पे, इनके बीच में सेपरेशन d है। यहां एक पॉइंट P है दोस्तों, जहां पे दे रखा है इट इज गिवन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये दे रखा है दोस्तों क्वेश्चंस में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों, कि इस पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस चार्जेस के बीच में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब एक बात बताओ दोस्तों, किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होंगे, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देंगे ना। इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज दो चार्जेस हैं। तो दो चार्जेस की वजह से जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने चाहिए, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं दोस्तों, क्यों हो रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि Q1 Q2 में अगर दोनों सेम चार्जेस हो गए, जैसे मैं बोलता हूं कि अगर दोनों प्लस चार्जेस हो गए दोस्तों, तो ये दोनों प्लस क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो इसको। दोनों प्लस अगर है, मैं एज्यूम करके बता रहा हूं कि दोनों प्लस है, तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर अवे प्रोड्यूस करता है, ये पॉजिटिव वाला भी अपने से अवे प्रोड्यूस करता है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। उसी तरह से देखिए दोस्तों, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं और ये पॉइंट है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगे, दोनों चार्जेस की तरफ होंगे, तो यहां पे भी ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जीरो करना है। तो जीरो कैसे होगा, तो आप समझ गए होंगे कि डेफिनेटली एक चार्ज प्लस होगा, दूसरा चार्ज माइनस होगा। नहीं तो पॉजिटिव वाला अपने से दूर प्रोड्यूस करेगा और नेगेटिव वाला अपने तरफ प्रोड्यूस करेगा। तो पहला कंक्लूजन हम लोगों को मिल गया दोस्तों कि Q1 एंड Q2 दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। नहीं, पहला कंक्लूजन हमें मिल गया कि Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि Q1 पॉजिटिव ही होगा, Q1 नेगेटिव हो सकता है। अगर Q1 नेगेटिव हुआ तो Q2 पॉजिटिव होगा। ये कंक्लूजन हमें मिल गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमें पता चल गया कि Q1 Q2 का जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है। Q1 एंड Q2 जो है वो क्या है, ऑफ ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऑपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस। ये पहला कंक्लूजन मिल गया। दूसरे कंक्लूजन के बारे में हम लोग आते हैं दोस्तों कि Q1 जो है इस पॉइंट से, देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर ये Q2 से ये डिस्टेंस r है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, d प्लस r। तो ये जो Q1 है इस P पॉइंट से सबसे दूर है और Q2 जो है पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आपको पता है दोस्तों, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप वीडियो को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो मैंने डाल दिया है, वहां पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, K Q by R स्क्वायर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है। तो जो चार्ज दूर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस करेगा, और जो चार्ज पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि Q1 एंड Q2 में बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, क्योंकि ये दूर होके कम प्रोड्यूस कर रहा है और पास होके ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में आप देखो दोस्तों KQ/R² में ये ज्यादा होने से ये क्या हो रहा है, पूरा चीज कम हो जा रहा है। तो डेफिनेटली इसको आपको ज्यादा करना है तो Q को बड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि Q1 जो होगा मैग्नीट्यूड में Q2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटा चार्ज होके भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ड्यू टू द लेस डिस्टेंस, और ये कम चार्ज होके भी ज्यादा चार्ज होके ये दूर डिस्टेंस होके भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ सेम होना है दोस्तों, E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, तभी ऐसा होगा यहाँ पे। तो E1 E2 सेम होने के लिए दोस्तों डिस्टेंस के टर्म्स में अगर आप देखते हो तो डिस्टेंस ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। तो डिस्टेंस बड़ा है तो चार्ज को बड़ा होना पड़ेगा, और डिस्टेंस छोटा है तो चार्ज को छोटा होना पड़ेगा, है ना। चलिए दोस्तों इसको आप समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने जो डिस्कस किया यहाँ पे CBSE का, पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है आपको 2011 में, नहीं 2014 में पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अब एक और क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों यहाँ पे 2011 में आया था ये। ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब आपको क्या समझना है दोस्तों, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देयर इज अ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब किसी भी पॉजिटिव चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे रखा है दोस्तों कि किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, उधर ही मूव करेगा ये। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है दोस्तों वो होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव। अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर होता नेगेटिव चार्ज तो ये इस पे फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता। इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि दिस फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स electric field. The direction of electric field will be in the same direction of force, or the direction of electric force will be in the same direction of electric field when the charge is positive. And if the charge is negative, आप किसी भी वेक्टर को अगर नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि प्रोटॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, किधर ये मूव करेगा, तो आप बोलोगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपका आंसर क्या होगा, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो आप बोलते नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 2 point charges having equal charges separated by a distance of 1 meter distance experiences a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है वो आपको समझो कि दो सेम चार्जेस हैं, एक Q और यहाँ पे भी एक Q, दो चार्जेस हैं having same magnitude एंड इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो बोला जा रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है चार्जेस का, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने पढ़ा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप देख लेना, वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो उसको। तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो होता है K Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे होता है ना। तो ये दे रखा है दोस्तों, ये फोर्स का वैल्यू दे रखा है एंड दिस फोर्स इज
how much? This force is 8 न्यूटन. It is given. This is 8 न्यूटन. Now बोला जा रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको ऐसे जगह पे रखा जा रहा है जहां पे वाटर है. वाटर बीच में जो मीडियम है यहां पे वाटर डाल दिया गया. वाटर. तो जैसे ये वाटर हम लोग डालेंगे दोस्तों, इस वाटर को डालने के बाद एक्चुअली होता क्या है, आपको एक सिंपल सा चीज याद रखना है. किसी भी मीडियम में जो फोर्स लगता है वो एयर मीडियम में जो फोर्स लगता है डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है. तो आप लोग यहां ध्यान से देख लो कि फोर्स जो एयर में लग रहा था वो 8 न्यूटन लग रहा था, और इस क्वेश्चन में गिवन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80. इसको पूरा आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आएगा 1/10 न्यूटन. मतलब आप क्या लिखोगे 0.1 न्यूटन. बहुत सिंपल है. एक सिंपल सा चीज आपको याद रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है. किसी भी मीडियम में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? वाटर. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है बुक में, वो है 80. तो एफ एयर जो लग रहा था वो 8 न्यूटन लग रहा था, ये 80 है. डिवाइड कर दिया तो 1/10 हो गया, व्हिच मींस 0.1 न्यूटन. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप समझ सकते हो. व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्यों? इट्स वेरी सिंपल. हम लोग मान लेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए. कॉन्ट्राडिक्शन से इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि व्हेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. एक इस वाले इसके लिए और एक इसके लिए भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. नहीं तो देखो दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट्स. द टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक होना चाहिए. यहां दो आ गया ना तो गलत हो गया. इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, कि अगर वो करेंगे तो यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो कैसे मिल सकता है? एक पॉइंट पे एक ही मिलेगा, मतलब ये रॉन्ग है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं. एक सिंपल सा ग्राफ का क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का आपको ग्राफ पूछा जा रहा है. तो किसी का भी आपको ग्राफ बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, kq/r². तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है दोस्तों? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r². सो देखिए कैसे होगा, ऐसे होगा ग्राफ. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं. हो गया. देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं. अगर आप ढंग से पढ़े हो थ्योरी तो सब क्वेश्चंस बना दोगे. सीबीएसई कुछ भी पूछेगा आप बना दोगे, है ना. चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चंस था 1 मार्क्स वाले. चलिए अब 2 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं. देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स में एक अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला है. दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ radii r and 2r are given charges q1 and q2 respectively. The surface charge densities on the outer surfaces of the cell are equal. Determine the ratio q1 is to q2. तो दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है दो कॉन्सेंट्रिक शेल. एक सेल है जिसका रेडियस बोल रहा है कि r है, एक और सेल है जिसका कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो, उसको हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं. तो एक और सेल हमने बना दिया, इसका भी वही सेंटर है और इसका रेडियस बोला जा रहा है कि 2r है. दो सेल मैंने बना दिया. इस सेल का नाम S1 दे दिया, इस सेल का नाम S2 दे दिया. अब बोला जा रहा है कि S1 को हमने Q1 चार्ज दिया है और S2 को हमने Q2 चार्ज दिया है, और दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो इक्वल है.
मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है, ये गिवन है। अब ये गिवन है, इससे हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है Q1 डिवाइडेड बाय Q2, ये Q1 Q2 का रेशियो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। और क्या गिवन है दोस्तों, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। अब ये सिग्मा 1 क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि उस सरफेस पे चार्ज कितना है और उसका सरफेस एरिया कितना है। तो इसको ध्यान से देखिए आप कि ये है स्फेरिकल, जो भी स्फीयर है उसका चार्ज है Q1, और सरफेस, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी में सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, सो 4 पाई r स्क्वायर, Q1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इज सिग्मा 1। उसी तरह से Q2 लिखेंगे दोस्तों, Q2 बाय 4 पाई r कितना लेंगे, 2r का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए पूरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे Q1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई, 2r स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। सो 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप किस चीज के लिए तड़प रहे हो दोस्तों, Q1 बाय Q2 के लिए आप तड़प रहे हो। सो Q1 बाय Q2 को आप इधर ले आओ, 1:4। देखो तो आपका आंसर क्या आ गया, 1:4। इट्स वेरी सिंपल ना, कि दो स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दोनों का रेडियस दे रखा था r 2r, दोनों का चार्जेस Q1 Q2 के बारे में दे रखा था, एंड गिवन था कि Q1 Q2 जो चार्जेस जो स्फीयर्स हैं उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। जैसे हमने इक्वेट किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय एरिया। एरिया कौन सा लोगे यहाँ पे, सरफेस का एरिया। सरफेस का एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। एक बार रेडियस r, दूसरी बार रेडियस 2r। कर दिए सॉल्व, हो गया है ना, इजी लग रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 × 10⁻8 - 8 कूलम from its position of unstable equilibrium to position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले देख लो दोस्तों, आपको लिखना क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अब आपको समझना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब आपको समझना है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आपको समझना है यहाँ पे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, इनके बीच में P वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच में, अगर P वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे -PE cos थीटा कितना लिखोगे, cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, +PE। कब, जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। कौन से थीटा के बारे में बात हो रहा है, थीटा बात हो रहा है P वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच में। P वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E वेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप इसको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने डाल रखा है। अब यहां पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या डालेंगे, तो आप बोलोगे -PE cos थीटा। सो -PE cos कितना डिग्री डालूंगा, 0 डिग्री। तो क्या हो गया, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो आंसर आ गया हमारा -PE। तो अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसके बारे में आते हैं हम लोग।
वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है ये इनिशियल एनर्जी आपको पता चल गया, फाइनल एनर्जी आपको पता चल गया, तो आप निकाल दोगे वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का मतलब हो गया यहां पे, वर्क डन का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल में कितना था आप बताओ, Pe था, माइनस माइनस Pe था, दोनों ऐड हो गया तो क्या हो गया, P प्लस Pe। कितना हो गया 2Pe। अब देखो P का वैल्यू और E का वैल्यू दे रखा है, आप इनको सॉल्व कर देना है। 2P का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और E का वैल्यू है 10 टू द पावर 3। इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया, और 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर 3 कितना हो गया 10 टू द पावर -5। और यहाँ पे वर्क है, एनर्जी है, इसलिए हम जूल डालेंगे, हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता दोस्तों कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हमें ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ता, तो इनिशियल एनर्जी हो जाता हमारा -Pe और फाइनल एनर्जी हो जाता +Pe। तो उस केस में हमारा सिचुएशन चेंज हो जाता, कहां से कहां, स्टेबल से अनस्टेबल में। तो उस टाइम हम इनिशियल एनर्जी लेते हैं -Pe और हम फाइनल एनर्जी लेते हैं +P। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे आप लोग करके देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक थोड़ा लॉजिकल एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए अभी समझते हैं। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल सेल्स A and B having charges +4Q and -10Q। सबसे पहले हम इनको डायग्राम बना लेते हैं एक एक सेंटेंस पढ़ पढ़ के। तो दो मेटालिक स्फीयर्स बना लेते हैं, मेटालिक स्फीयर A एंड मेटालिक स्फीयर B बन गया। इसका चार्ज दे रखा है यहाँ पे +4Q और इसका चार्ज दे रखा है -10Q, ऐसे दे रखा है। अब बोला जा रहा है केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखा है, वो भी दे रखा है। ये थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is first placed in contact with sphere A and then with B, then sphere A and B are brought in contact then separated। इसका मतलब है दोस्तों आपको क्या बोला जा रहा है कि एक और स्फीयर है हमारे पास, आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब आप समझ रहे हैं शेप और साइज सेम होना चाहिए। सी एक आइडेंटिकल स्फीयर है, बोला जा रहा है कि सबसे पहले इसको कांटेक्ट में लाया जा रहा है ए के साथ, ए के साथ पहले इसको कांटेक्ट में ला रहे हैं, फिर जैसे ही कांटेक्ट से रिलीज कर रहे हैं फिर हम बी के साथ ला रहे हैं, उसके बाद फिर ए और बी को मिलाया जा रहा है। बहुत सारा स्टेप है। तो सबसे पहले स्टेप में हम देख रहे हैं जब ए एंड सी को मिलाया जा रहा है, यहां हम लिख रहे हैं जब ए एंड सी को मिलाया जा रहा है। तो देखिए यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को या कंडक्टर्स को अगर हम मिलाते हैं, टच करवाते हैं, तो चार्जेस इक्वल इक्वल शेयर हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये है 4Q, ये है 0, अनचार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो आधा आधा बांटना है दोस्तों आपको। तो बताइए ए है यहाँ पे और ये है सी, ये है सी, तो ए के पास कितना हो जाएगा +2Q और सी के पास कितना हो जाएगा +2Q। मैंने क्या बोला, आधा आधा चार्ज आपको शेयर करना है, हाफ हाफ चार्ज आपको शेयर करना है। तो 4Q था, इसके पास 0 था, तो टोटल 4Q डिवाइड बाय 2 कर दो, आधा आधा कर दो, तो इसके पास 2Q, इसके पास 2Q। अब बताइए सी के पास कितना है 2Q। सेकेंड केस में हम कहा जा रहे हैं, देखिए मैं मिटा रहा हूं यहां पे। सेकेंड केस में बी के पास जाया जा रहा है, सी बी के पास जा रहा है। देखिए बी एंड सी, अब देखिए बी के पास चार्ज कितना बचा दोस्तों बताइए। बी के पास चार्ज बचा नहीं, पहले से ही था -10Q। सी के पास कितना हो गया, पहले 0 था, ए के साथ टच करवाया तो आधा चार्ज ले लिया, ये +2Q हो गया ना। अब दोनों का टोटल चार्ज देखिए पहले कितना है, -10Q + 2Q, टोटल चार्ज कितना हो गया -8Q।
अब इस -8q को अगर हम आधा आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? -4q। अब देखिए, सो b के पास कितना बचेगा? b के पास जो अब चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा? -4q। और c के पास कितना बचेगा? -4q। आधा आधा चार्ज बट गया। अब बोला जा रहा है कि a के पास पहले से जो चार्ज था नहीं, c के साथ टच करवाने के बाद जो चार्ज बचा 2q, और c के साथ b को टच करवाने के बाद कितना बचा? -4q। अब इनको टच करवाओ, अब इनको टच करवाओ, मतलब a एंड b को अब टच करवाओ ऐसे। अब a के पास कितना चार्ज बचा? मतलब 2q बचा था, और b के पास कितना बचा था? -4q बचा। अब बताओ टोटल चार्ज कितना बचा? 2q - 4q, तो कितना बचा? -2q। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आधा आधा कर दो, तो कितना बचेगा? -q। तो -q, अब इसके पास चार्ज बचेगा, a के पास -q और b के पास -q। चलिए, तो अब देखते हैं यहां पे फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? a के पास बच गया -q, और b के पास बच गया -q। दिस इज a एंड दिस इज b। यही आपसे पूछ रहा था कि a और b के पास कितना कितना चार्ज बचेगा। तो इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या यूज किए हम लोगों ने दोस्तों, कि किसी भी आइडेंटिकल बॉडी को दूसरे आइडेंटिकल बॉडी के साथ अगर हम टच करते हैं तो आधा आधा चार्ज जो है शेयर हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे वो आधा चार्ज? पहले टोटल चार्ज निकाल लेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे आधा आधा चार्ज दे दो। ठीक है, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिला। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवाया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, देखिए बोल रहा है कि एक प्लेट है, नेगेटिव प्लेट ऐसे बोल रहा है, और बोल रहा है यहां एक पॉजिटिव प्लेट है ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, लाइक ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होता है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, ये दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन वो दे रखा है कि डी है। वो एक्सप्रेशन कुछ दे रखा हुआ कितना सेंटीमीटर है वो बाद में हम डालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ई। इसका भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो अभी हमें समझने का कोई जरूरत नहीं है अभी कि ये क्या है वैल्यूज। वैल्यूज पे भी हम लोग नहीं जाएंगे, एक्सप्रेशन पे जाएंगे। अब बोला जा रहा है यहां एक इलेक्ट्रॉन है अपर सरफेस पे, मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों आप सोचो, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फोर्स लगाएगा ना। किधर लगाएगा फोर्स? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स इधर लगेगा ना। अब इस फोर्स कितना लगेगा? चार्ज कितना है? E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। ये फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की वजह से ये नीचे आएगा ना। यहाँ ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये नीचे आएगा। तो कितना फोर्स लग रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था? इनिशियल वेलोसिटी के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था। फोर्स कितना लग रहा था? माइनस में हम नहीं डालेंगे, बिकॉज हम वेक्टर का डायरेक्शन दे रखे हैं, तो माइनस हम नहीं डालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, फोर्स बाय मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है? ई बाय मास। किसका मास लेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे हमें लेना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन हमें मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली यही पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फॉल होगा, गिरेगा, तो इस प्लेट तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो हम काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना। क्या था सेकेंड इक्वेशन? x इज इक्वल टू v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना, जिसमें कि देखिए यहाँ पे x के बारे में आपको पता है कि x क्या है? d है। v नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम तो नहीं पता, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है कि e बाय m है इंटू टी का स्क्वायर।
अब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे अगर हम लोग, तो यहां से हमें टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला जो टर्म है d इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे ई टी स्क्वायर बाय 2m। अब ध्यान से देखिए, सो t को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो 2dm क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय e, और स्क्वायर था तो इधर आके स्क्वायर रूट। अब बताइए d का वैल्यू दिया रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, सब कुछ गिवन होगा, टाइम निकाल सकते हो ना, निकल जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम करना चाहेंगे, बहुत सिंपल है ना, आपको हार्ड लग रहा है क्या? हार्ड तो नहीं लगना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, फ्री फॉल मोशन तो नहीं है यहाँ पे, ग्रेविटी नहीं है, लेकिन यहाँ से फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0। क्यों नीचे गिरेगा? बिकॉज फोर्स नीचे लग रहा है। क्यों फोर्स नीचे लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स नीचे, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है? ई। फोर्स अगर आपको पता है तो मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन आपको मिल गया तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके आप टाइम निकाल सकते हो कि यहां से यहां तक गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप उल्टा कर दोगे, जस्ट उल्टा कर दोगे, ये एक्सप्रेशन अभी आप देखना कि एक्सप्रेशन टाइम का क्या है। अगर आप उल्टा कर दोगे इस क्वेश्चन को कि ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है, ऐसे, तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। The direction of electric field is always from positive to negative. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। अब देखिए, अब यहाँ एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब प्लस ई। अब बताइए इसमें फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। कितना लगेगा? सेम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगता है प्रोटॉन पे भी उतना ही फोर्स लगता है। क्यों? बिकॉज दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू जो है वो सेम होता है। हाँ, लेकिन मास अलग अलग होता है ना। प्रोटॉन बहुत ज्यादा हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, तो मास ज्यादा होने की वजह से अगर मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन अगर हम प्रोटॉन का निकालते हैं तो फोर्स तो बेटा सेम है ना। मास क्या होगा? अलग है। मास जिसका ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसका एक्सेलरेशन कम उसको यहां से यहां तक आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम निकालने का कि ऊपर से नीचे कितना आएगा, तो सब कुछ सेम रहेगा। 2dm, वहां इलेक्ट्रॉन था यहां प्रोटॉन डाल दो, बाय ई और ई सब कुछ सेम है, 2DEE। बस क्या अलग है? वहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, या मास ऑफ प्रोटॉन है। तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूमरेटर में है और ज्यादा है तो टाइम ज्यादा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन में किसका टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप बोलोगे प्रोटॉन का टाइम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लगेगा, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों ज्यादा लगेगा? बिकॉज प्रोटॉन का एक्सेलरेशन बहुत ही कम है। कम एक्सेलरेशन मतलब आप अगर स्कूटी चला रहे हो और थोड़ा सा एक्सेलरेटर ले रहे हो तो धीरे धीरे जाओगे ना, लेट से पहुंचोगे आप। ज्यादा एक्सेलरेशन ले लोगे, एक्सेलरेटर ज्यादा ले लोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, फास्ट जाओगे ना, वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। चलिए, ये सब चीजें 11th में सिखाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी यहाँ आपको रेशियो पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ प्रोटॉन एंड टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाले, तो डिवाइड कर दोगे 2DE, सब कट जाएगा। तो अगर निकालना ही है अगर हमें रेशियो, तो आप ध्यान से अगर देखो तो रेशियो आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? टाइम प्रोटॉन का बाय टाइम इलेक्ट्रॉन का, ऐसे करेंगे 2DMP बाय EE होल डिवाइडेड बाय 2D मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय EE। सब कट गया, देखो 2D कट गया, सब कट गया, बचा क्या? रूट ओवर ऑफ मास बाय प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बचा ना। अगर इधर स्क्वायर कर देंगे अगर हम लोग, देखो टाइम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर एंड टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में भी हो सकता है, नीट के लिए भी हो सकता है, बट सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया ना, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलिए दोस्तों आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन मुझे, दो और अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी कर देता हूं। बोला जा रहा है 2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices b and c of an equilateral triangle ABC of side A given in the figure. Obtain the expression of
फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए ड्यू टू दिस टू चार्जेस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सारे साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो साइड बोल रहा है ए लेने के लिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसका नाम ए दे रखा है और यहाँ पे ये बी और ये सी दे रखा है। बोला जा रहा है कि बी के पास, ये बी जो है इसके पास बोला जा रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और सी के पास माइनस क्यू चार्ज है। यहां पे इस वर्टेक्स पे माइनस 2q चार्ज है, इसके पास प्लस क्यू, इसके पास माइनस 2q चार्ज है। और इस पॉइंट पे हमें पूछा जा रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा, अपने से दूर, इसका नाम मैंने E1 दे दिया। ये नेगेटिव वाला क्या करता है, अपने तरफ। अब मैग्नीट्यूड चार्ज का डबल है तो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे E2। देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैंने दे दिया E1। E1 क्यों मैंने उधर दिया, बिकॉज पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स होता है। तो अगर हमसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, देखो जितना ये होगा इसका ये डबल होगा। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है KQ/R²। K कांस्टेंट है, R डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो चार्ज अगर डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, इसीलिए। अब अगर आपसे कोई पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप 1 मिनट में बता दोगे। कैसे बताओगे, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग को पता है कि क्या होता है कि दो वेक्टर्स को हमें कैसे रिजल्टेंट निकालना है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन हमारा हो गया, जो सेकेंड पार्ट था पहले हो गया। अब हम लोग करेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम E1 निकालेंगे। E1 कैसे निकालेंगे, KQ/डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना a², E1 निकल गया। अब E2 निकालेंगे, Q कितना डालेंगे, -2q नहीं डालेंगे दोस्तों, 2q, बिकॉज कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन हमें नहीं डालना है। नेगेटिव डाल दोगे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो k × 2q/डिस्टेंस स्क्वायर मतलब a²। तो अगर आप समझदार हो तो आप क्या बोलोगे कि ये जो कुछ भी है और ये जो कुछ भी है, अगर ये x है तो डेफिनेटली ये क्या है, 2x है। नहीं, ये x है तो ये क्या है, 2x है। अब ये एंगल के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें E1 E2 मिल गया, अब ये एंगल के बारे में देखते हैं कि एंगल कितना है। तो ये हो गया 60 डिग्री, बिकॉज सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो 60 डिग्रीज होंगे। क्यों, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल और सारे साइड सेम होते हैं। अब ये पूरा 180 होता है तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। तो एंगल भी आपको मिल गया। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर आपको पता है क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर वेक्टर्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वेक्टर वाला वीडियो देखो, सब कुछ अपलोडेड है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे E1² + E2² + 2E1 × E2 cos थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, E1 मैंने किसको बोला है, x को बोला है, E2 मैंने किसको बोला है, 2x को बोला है, और थीटा भी हमें पता चल गया कि 120 डिग्री है। तो सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा इसको। E1 की जगह पे हम x² प्लस E2 की जगह पे लिखेंगे हम 2x² प्लस यहां क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं ये डायग्राम, 2 × x × 2x कितना डिग्री है, cos 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे इंटू cos 120 डिग्री, एंड cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। अब डाल दो सब यहाँ पे, सॉल्व कर दो। क्या हो गया, x² प्लस 4x² प्लस, इसको पूरा सॉल्व कर दोगे अगर आप तो 2 × 2 4 हो गया, 4x² और cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2। इसको ऐसे काट दो, ये हो गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ गया, √of x² प्लस 4x² माइनस 2x²। नहीं, तो ये पूरा 5x² है, ये 2x² कैंसिल होके क्या क्या बच जाएगा यहाँ पे, 3x² विच इज √3 × x। अब x आपने किसको बोला है, x आपने किसको बोला है, k
क्यों, देखो आपने किसको बोला है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। मजा आया क्वेश्चन करने में? कुछ सिंपल लगा आपको, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा आपको? डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम बनाना है दो वेक्टर्स को मिलके और डायगोनल खींच देना है। जैसे डायगोनल हम खींचेंगे क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, मजा आया आपको क्वेश्चन करके सीबीएसई के? कि सीबीएसई किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है? तो मेरे हिसाब से कोई लेवल ही नहीं है इसके क्वेश्चन पूछने का, है ना? कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज से ये सिलसिला जारी रहेगा। 12th के जो भी सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा हार्ड लगेगा वो क्वेश्चन को मैं इजी वे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।